फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। एलटी का जो एग्ज़ाम है 30 जून को, और अभी उसको लेके बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि उसमें डेट खिसकेगी, लेकिन मार्तोलॉजी ने अभी बेरोजगार संघ के जो राम कंडवाल हैं उनसे बातचीत करी है और उसके आधार पर यही फाइनल हुआ है कि इसमें किसी प्रकार की डेट अब नहीं खिसकेगी। और जो डेट है 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 30 जून को आपका एग्ज़ाम रहेगा और उस आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ज़्यादा अच्छा यही है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर एग्ज़ाम लटका, कोर्ट का मामला गया, तो ये फिर 1-2 साल और खिसकेगा। 2021 से चल रहा है और खिसकता रहेगा। अब ऐसे में तो कई बार कई सारे लोग तैयारी कर ही नहीं पाते, हमेशा ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, तो खैर इससे आगे बढ़ के हम सीधा अपना क्या पेपर सॉल्व करते हैं। पहला जो पेपर मैं आपको हमने ये लेके आ रहा हूँ, ये अधिगम को लेकर है और अधिगम के सिद्धांत को लेके है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, जो एक टॉपिक है अधिगम, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है अधिगम यानी लर्निंग और दूसरा लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिख ही रहा आपको इसमें, लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। ठीक है, इसके ये एमसीक्यू हैं। अभी मैंने केवल 20 एमसीक्यू बनाए हैं अधिगम को लेके, और अभी इसके बाद आगे सीरीज़ लेके आऊँगा। अब प्रत्येक टॉपिक से रहेगा। मैं जो सारे टॉपिक बनाऊंगा ये सब्जेक्ट वाइज नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये कि साइंस के शायद मैं कुछ पेपर बनाऊं, और उसके अलावा अगर हिंदी का रहा तो उसका टाइम मिलेगा तो देखूंगा उसमें। लेकिन जो आपका कॉमन पेपर है, जो 50 मार्क्स का कॉमन पेपर है, इसका पक्का आपको बनेगा। 50 मार्क्स में से जो भी आएगा, इसमें भी उत्तराखंड के क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, एलटी के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे सेक्शन रहेंगे। अभी फिलहाल में अधिगम और अधिगम सिद्धांत के जो क्वेश्चन है, तो अभी फिलहाल सिर्फ अधिगम के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन। ठीक है ना, ये एक कोटेशन है किसी का। ठीक है, आपको ये बताना है किसने कहा था। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। यहाँ पर जो उत्तेजना है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, और अनुक्रिया जो होता है रिस्पॉन्स होता है। यानी आपने एक प्रकार से SR थ्योरी पढ़ी होगी, या फिर RS थ्योरी तो खैर नहीं होती है, वहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन SR थ्योरी आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा आपको दिमाग होगा, आपको याद होगा बिहेवियर में, या फिर जो थ्योरी ऑफ लर्निंग हम पढ़ते हैं इसमें, वहाँ पर अगर आपको याद होगा तो आप इन दोनों से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आप जल्द इसमें आंसर बताते रहिए, क्या क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहे, उससे आपको पता लगता रहेगा कि क्या इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको केवल 2 सेकंड का टाइम दूंगा और एक प्रकार से समय समाप्ति हो गया। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त अनुक्रिया के आधार पर, इसका जो आंसर है वो आएगा थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बात कही थी अधिगम के बारे में। थॉर्नडाइक का विचार था, उसने ये बात कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये कहा गया है खिलौनों को लेकर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कोटेशन है, और इसमें सीधे ये कहा गया है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी कि आप खिलौना देखते हो, पहनावा देखते हो, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सीधा आंसर आएगा वो आएगा हमारा इसमें जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है। ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है, जेंडर रूढ़िवादिता। यानी बेसिकली आप किसी के पहनावा को देख के ये सब चीज़ें करते हो और इसको आइडेंटिफाई करते हो, ये है, ये है, तो ये प्रकार जेंडर, जिसे हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं जेंडर गैप, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लड़का लड़की में भेद करना, ये भी एक प्रकार जेंडर रूढ़िवादिता कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम नहीं कर सकते, ये सब इसमें शामिल रहेगा। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन आएगा, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, आप आंसर बताइए। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार, किशोर आप समझ रहे हो, इसमें बाल बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो किशोर अवस्था में आ सकता है, उससे क्या है, पेरेंट्स का या टीचर का कैसा व्यवहार होना चाहिए। यानी उसे डांट डपट के आपको चुप कराना चाहिए, या उससे बातचीत करनी चाहिए, कई सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही कॉमन सा आंसर है, तो उम्मीद है आपने आंसर कर दिया होगा इसमें। और इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा एक प्रकार से प्रजातांत्रिक। क्या आंसर आएगा? प्रजातांत्रिक आंसर आएगा इसमें। प्रजातांत्रिक मतलब एक प्रकार का क्या है, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। यानी कि उस बालक को, उस किशोर को भी क्या है, बोलने का अपना अधिकार होना चाहिए, और उसके साथ प्रजातांत्रिक विधि अपनानी चाहिए। एक तंत्रीय नहीं होना चाहिए, यानी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, अनुज्ञात्मक नहीं होना चाहिए, यानी ऑलवेज ही कैन नॉट ओबे ऑल टाइप ऑफ जो भी आप उसको, मतलब जो भी आपको उसको एक प्रकार डायरेक्शन देते हो कुछ भी, तो उसको वो सब चीज़ें उसको स्वीकार नहीं रहेंगी, वो भी अपनी बात रखने के लिए पूरा अधिकारी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? प्रजातांत्रिक आएगा। ठीक है, अगला जो चौथा क्वेश्चन है, अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है, अधिगम वक्र में पठार कब बनता है उसके बारे में।
तो अधिगम वक्र में पठार वाला जो पोर्शन है, तो इसके बारे में क्या, पठार कब बनेगा। तो नॉर्मली अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि अधिगम वक्र का जो पठार होता है वो बेसिकली तब बनता है जब हम क्या, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे अगर कार्य में जटिलता होती है, ज्ञान की कमी होती है, शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी होती है, थकावट होती है, दूषित वातावरण होता है, रुचि का अभाव होता है, परिपक्वता में कमी होती है, समय व उद्देश्यों का अभाव होता है। इन सब कंडीशन में क्या होता है, हमेशा अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है ना, वक्र आपने पढ़े होंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन इसमें अधिगम वक्र को लेके भी हैं, क्योंकि अधिगम वाले चैप्टर में वक्र वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको टॉपिक से बनाए हैं, ये ऐसा नहीं किया कि कहीं पेपर बना हो उस हिसाब से, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद जो 20 क्वेश्चन छांटे हैं वो बनाए हैं इसमें। ठीक है ना, अगर आप प्रत्येक सेक्शन से 25 या 30 क्वेश्चन भी कर लें, अगर आपको एक टॉपिक में कम से कम 30 क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको 30 क्वेश्चन बना के दूंगा। इसमें 30 जून तक का टाइम है, उससे पहले पहले हमें सारा टॉपिक ख़त्म करने, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के माध्यम से। तो जो भी एस्पिरेंट है जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए लगातार, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आगे पक्का बनाऊँगा आप लोगों के पेपर। ठीक है, जैसे हमेशा बनाए आगे बनाता रहूँगा इसमें। तो ठीक है, अधिगम वक्र पठार कब बनता है, जबकि थकान के कारण। सारे टॉपिक मैंने गिना दिए, जिसने सुना नहीं वो क्या करे, इसको थोड़ा सा पॉज करके लिख ले, जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से अपने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें 5 क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, 5th क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के किसने अपने प्रयोग में पहेली पेटी के बारे में बात करता है। ठीक है ना, अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोग में पहेली पेटी को प्रयोग किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिकली थिंकर से क्वेश्चन आता है इसमें। तो पहेली पेटी का जो प्रयोग किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा थॉर्नडाइक, पहेली पेटी का आंसर आएगा थॉर्नडाइक। 6वां क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यानी जो अधिगम के वक्र है उनके बारे में बात कर रहा है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये क्या कहलाता है। ये भी इसके बारे में किसने बात कही थी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये था एबिंगहॉस ने। ठीक है ना, इन सबको दिखाने के लिए एबिंगहॉस ने क्या है, वक्रों के बारे में बात की थी कि अधिगम के वक्र होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम और सब चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कांटेक्ट करना है तो आप इस ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, कार चलाना, टाइपिंग सीखना, व्यायाम करना। ठीक है, कार चलाना, टाइपिंग सीखना, व्यायाम करना किस प्रकार का अधिगम है। तो बताइए आंसर, साथ साथ आंसर बताते रहिए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको कार चलाना, टाइपिंग इन सब चीज़ों की आता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो प्रशिक्षण द्वारा अधिगम होता है। ये जन्मजात नहीं होता, पैदा होते कोई भी कार चलाना नहीं सीखता है, टाइपिंग नहीं, अनुभव से भी कार चलाना नहीं आती, क्योंकि अनुभव के लिए आपको फिर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसलिए क्या, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, प्रशिक्षण द्वारा अधिगम। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की जो प्रक्रिया है कि सबसे आधारभूत चरण कौन से शामिल हैं। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग के सबसे आधारभूत चरण कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग के तहत आधारभूत चरण उद्देश्य, यानी जब आपका कोई उद्देश्य होगा तभी आप कोई चीज़ सीखना सीखोगे। आकर्षक लक्ष्य है, यानी आपके पास लक्ष्य भी होना चाहिए, और बाधा भी है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएं। बेसिकली इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, प्रोसेस ऑफ लर्निंग का सही अवस्था क्या है, इसमें भी बहुत सारे थिंकर के बारे में आता है कि अलग अलग थिंकर ने क्या किया, अलग अलग चीज़ें बताई हैं, अलग अलग थिंकर ने क्या की हैं, अलग अलग स्थितियाँ बताई। डिसेल, मिलर, डोनाल्ड, HP स्मिथ, इन सब के नाम आते हैं इसमें, जिन्होंने अधिगम प्रक्रिया के लिए तार्किक क्रम दिए हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जैसा जहाँ तक अभी याद आ रहा है, इसमें जैसे सबसे बेस लॉजिकल जो ऑर्डर माना जाता है, इसमें क्या माना जाता है, क्या नीड होती है, रेडनेस होती है, और सिचुएशन होती है, और एक इंट्रैक्शन होता है। यानी आपको कोई अगर चीज़ सीखनी है उसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनमें से क्या होता है, तो सीधा सा आंसर हमारा डी आएगा, यानी ऑल और करेक्ट। यानी आपको इस सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, या अधिगम सीखने जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं, भले ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब आपके पास कोई सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई नीड होती है, आवश्यकता, उद्देश्य होता है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है, उसके लिए बाधाएँ, तो बाधा सेकेंड नंबर पर आता है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसको क्या है, आपको सिक्वेंस में नहीं लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती, यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? ठीक है, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है, बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, इसका आंसर आएगा सकारात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। सकारात्मक में क्या होता है, जब क्या होता है किसी परिस्थिति में या विषय में यानी आपने किसी सिचुएशन में कोई ज्ञान सीखा हुआ है और उस ज्ञान के बाद आपके पास कोई नवीन परिस्थिति या कोई नया विषय है जिसमें आपको सीखते हैं, तो उसमें आपको सहायता मिल जाती है। तो ये क्या होता है, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। एक्चुअली स्कूटर में भी क्या होते हैं, गियर्स होते हैं और मोटरसाइकिल में गियर्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में थोड़ा सा उसे 1-2 दिन में दिक्कत होगी, लेकिन जस्ट सेकंड या थर्ड डे वो क्या बिल्कुल सही चलाएगा उसके। तो ये एक प्रकार से जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कैसा है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। ठीक है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। अगला है 10वां क्वेश्चन, भूगोल का ज्ञान होने पर, ठीक है, वो कहता है भूगोल का ज्ञान होने पर अर्थशास्त्र अच्छी तरह समझ आता है। ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग इस वाले क्वेश्चन में ये बोलेंगे भूगोल तो अलग टॉपिक हो गया, अर्थशास्त्र अलग टॉपिक हो गया। तो अगर आपको याद होगा, चाणक्य था, कौटिल्य था, उसने क्या एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो अर्थशास्त्र का विषय क्या होता है, राजनीति। ठीक है ना, क्योंकि बिना इकोनॉमी के वो सब चीज़ें नहीं सकती। तो ज्योग्राफी का ज्ञान होने पर अर्थशास्त्र अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी है भूगोल जो होता है उसमें बेसिकली हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम हमेशा रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो इकोनॉमी आराम से जनरेट होगी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट जो जून में होने वाला उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थशास्त्र अच्छी तरह से उसे समझ में आता है, यह किस प्रकार का अधिगम होता है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो अधिगम होता है वो क्या है, मतलब कहने मतलब अगर भूगोल आपको आता है तो आपको अर्थशास्त्र भी अच्छी तरह से आएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, एक प्रकार का क्षैतिज अधिगम होगा। क्षैतिज अधिगम मतलब कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्षैतिज को कहते हैं हॉरिजेंटल, लंबात्मक को कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, एक पक्षीय को क्या कहते हैं, जो एक पक्षीय होता है उसे क्या कहेंगे हम, यूनिलैटरल कहते हैं, और जो द्विपक्षीय होता है उसे क्या कहते हैं, बायलैटरल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला है 11वां क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण को लेके विशिष्ट प्रकार के अधिगम अंतरण के विशिष्ट प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना, इसमें देखो एक शब्द दिखाया है मैंने, विशिष्ट लिखा हुआ है। तो विशिष्ट प्रकार जो है, मतलब मैंने आपके सामने अभी लिखे थे, ये लिखे थे लंबात्मक, क्षैतिज, एक पक्षीय। तो यही उसके क्या है, 4 विशेष प्रकार हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर अधिगम अंतरण के विशिष्ट प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट प्रकार मतलब सीधे ये है कि कितने, मतलब अधिगम अंतरण के विशिष्ट प्रकार, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है यूनिलैटरल यानी एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण, दूसरा होता है बायलैटरल ट्रांसफर, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, तीसरा होता है लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, और चौथा होता है हॉरिजेंटल ट्रांसफर। तो ये विशिष्ट, जब विशिष्ट शब्द आएगा आपको 4 आंसर करना है, यानी 11 का ए आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा। 12वां क्वेश्चन है, इतिहास का ज्ञान रसायन शास्त्र की तुलना में रसायन शास्त्र की समस्या सुलझा नहीं सकता। अब आपको इतिहास का ज्ञान है, लेकिन अगर रसायन शास्त्र की समस्या वो आपको मतलब आपसे सुलझा नहीं सकते हो। तो ये किस प्रकार का अधिगम है, किस प्रकार का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ किस प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, किस प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है ना, तो यानी इतिहास का ज्ञान अपनी जगह है, रसायन शास्त्र का ज्ञान अपनी जगह है। तो इसमें क्या है, किस प्रकार का स्थानांतरण है, तो आंसर आता है शून्य स्थानांतरण। यानी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो, कार्य का प्रशिक्षण जब होता है दूसरे कार्य को सीखने में ना ही सहायता करता है और ना ही क्या है बाधा उत्पन्न करता है। शून्य स्थानांतरण की डेफिनेशन क्या है, जो कार्य का प्रशिक्षण होता है वो दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। तो जब ना सहायता करे ना बाधा करेगा, इतिहास का ज्ञान ठीक है अपनी जगह है, रसायन शास्त्र की समस्या नहीं सुलझा सकता है, तो इतिहास का ज्ञान होने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है शून्य स्थानांतरण कहेंगे या फिर न्यूट्रल या जीरो ट्रांसफर कहा जाएगा इसको। उम्मीद है समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें उसका रिप्लाई पक्का मिलेगा। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास के हस्तांतरण के रूप में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये सीधा से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में रहता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि किसने ये सिद्धांत दिया था, अधिगम ट्रांसफर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कहने मतलब अगर आपको किसी लर्निंग को ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या चाहिए होता है, अभ्यास। बिना अभ्यास के आप किसी भी चीज़ को कोई सिखाना, अगर आपको बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाना है तो पहले आपको खुद फुटबॉल खेलना आना चाहिए, फिर आप उस बच्चे को अभ्यास कराओ, अभ्यास करते करते बच्चा सीखेगा। तो ये दिया था थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। आंसर आएगा थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बने रहते हैं।
अगला है इसमें सीखने के लिए सीखने के सिद्धांतों में, सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत, ये किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो आंसर आता है वो आता है हैरी हार्लो। हैरी हार्लो ने सिद्धांत दिया था 1949 में। ठीक है, वो ये कहता है कि जब कोई सीखने के लिए सीखने की तात्पर्य होता है जब सीखना एक विधि से शुरू होता है तो दूसरी विधि, तब वह दूसरी विधि में आ जाता है। यानी जब हम कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से सीखता है, भले टॉपिक वही रहता है लेकिन उसको अलग तरीके से समझ में आता है। तो इसी के बारे में बात करता है कि जब सीखना एक विधि से शुरू होता है तो वह दूसरी विधि में जाता ही जाता है। ठीक है ना, तो सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हार्लो ने दिया था। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको वीडियो सही लग रही है, और इसको लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें, जिससे क्या है एक मोटिवेशन तो मिलता है कि मतलब और मेहनत करें, जिससे क्या है और से और बच्चों को, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते उनके लिए क्या है इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी मैं LT के एग्ज़ाम जो 30 जून को है उस 20 तारीख के बाद से अभी हम लोग प्रिंसिपल का बैच भी शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम में, तो वहाँ पर भी आप क्या है हमसे लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे उसमें, क्योंकि ये वाला सेक्शन वहाँ भी पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या रहा, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, बताइए इसमें ऑप्शन। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बागले और हैरी हार्लो, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सीधा सीधा आता है इसमें सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? हमारा आंसर आएगा इसमें स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने बेसिकली 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। क्या दिया था? 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है ना, अब इसमें लिखा नहीं जाएगा इतना, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ 2 फैक्टर थ्योरी, 2 तत्व सिद्धांत दिए थे उसमें। ठीक है ना, और उन 2 तत्व कौन कौन से होती हैं? तो उसमें क्या है 2 तत्व इसमें था, इसके अनुसार क्या होता है 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। ठीक है ना, ट्रांसफर हमेशा किसका होता है? इसमें देखो एक चीज़ और फैक्टर आपको जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, स्पीयरमैन ने कहा था कि दो तत्व होते हैं, एक होती है सिंपल यानी सामान्य बुद्धि या फिर जनरल बुद्धि कह सकते हैं आप इसे, दूसरी क्या होती है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट बुद्धि। तो ट्रांसफर हमेशा किसका होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है ना, लिखा है ना सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। तो जो बच्चा जनरल बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चा होता है, वो हमेशा क्या विशिष्ट की ओर, स्पेशल की ओर जाता है। इसी के बारे में उसने बात की। यदि किसी बच्चे को माना भूगोल, गणित, विज्ञान किसी विषय का अध्ययन करता है तो केवल क्या करते हैं अपनी सामान्य योग्यता का स्थानांतरण करता है, विशिष्ट योग्यता का हस्तांतरण नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब कोई बच्चा अगर ज्योग्राफी सीख रहा है, मैथ सीख रहा है, साइंस सीख रहा है, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहा हो तो सिर्फ उसे सीख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हो। ठीक है ना, सामान्य योग्यता का ट्रांसफर हो जाए, सब बच्चे सीखते हैं वैसे इसमें सीखते हैं। इसमें 2 तत्व याद रखना, स्पीयरमैन ने थ्योरी दी थी। अधिगम वक्र के अनुसार किस अवस्था में उन्नति बहुत तेज होती है? अधिगम वक्र के अनुसार किस अवस्था में उन्नति बहुत तेज होती है? तो जो अधिगम वक्र होता है उन्नति क्या है? प्रारंभिक ऑप्शन है, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम या फिर समान रहता है। इसके बारे में बात करिए तो नॉर्मली क्या होता है, जो मतलब जितनी भी रिसर्च हो जितने सारे सीखने की गति हमेशा क्या है समान नहीं होती है, तो सबको पता है जो सीखने की गति होती है समान नहीं होती है। अंतिम अवस्था की तुलना में हमेशा प्रारंभिक अवस्था में उन्नति बहुत तेज होती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तो जब आप लोगों का फर्स्ट मंथ होता है उस मंथ में बच्चा कॉपी भी लेके आएगा, एटलस लेके आएगा, सारी बुक्स लेके आएगा जितनी बोलेगा, और 1 महीने तक वो लगातार बच्चा क्या है टाइम पे क्लास में आएगा, टाइम पे जाएगा। धीरे धीरे उसे क्लास की हैबिचुअल होती है, देखता हो फिर क्या धीरे धीरे जज करना शुरू कर देता है, अरे इसमें तो ये हो रहा है, इसमें तो ये हो रहा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या है वो ढीला होना शुरू हो जाता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उन्नति की, अगर उस टेम्पो को मेंटेन करके रखे, क्लास में पढ़ाई कैसी भी हो जो भी हो, अगर आपको लगता है इंस्टीट्यूट में ठीक पढ़ाया जाता है और आपके इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आप फॉलो करते रहो, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं पढ़ाई को लेके। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट वाला मुझे लगता नहीं ऐसा कि पढ़ाई को बिल्कुल ढीला कर देता होगा, अगर ढीला करता हो तो आप वहाँ छोड़ देना चाहिए। बाकी कोई मुझे लगता नहीं ऐसा ढीला करता होगा, तो आपको तुरंत वहाँ पर क्या करना चाहिए, उस पढ़ाई को मेंटेन इन टेम्पो बना के रखना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं 1 महीने बाद छोड़ देते हैं। तो ये वही कह रहा है कि अधिगम वर्ग के अनुसार किस अवस्था में उन्नति बहुत तेज होती है, तो प्रारंभिक अवस्था, यानी शुरुआत में आप जो भी काम करते हो हमेशा क्या बहुत ही बेहतर तरीके से करते हो। 17 क्वेश्चन है, अधिगम वक्र को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका हर्मन हेविंगसन नाम आएगा इसमें, हर्मन हेबिंगहॉस। ठीक है ना, हर्मन हेबिंगहॉस का नाम आएगा। और इन्होंने क्या है इस वक्र को कब दिया था? 1885 में दिया था। कब दिया था? 1880 में। अधिगम वक्र यानी जो हमारा क्या है लर्निंग कर्व होता है उसको कब दिया था? तो
हरमन हेबिंगहाउस ने दिया था 1885 में। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी बालक को पाठ कठिन लगता है, यानी शिक्षार्थी या बालक यानी जो बच्चा है पढ़ने वाला उसको पाठ कठिन लगता है तो प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, फिर कुछ अभ्यास हो जाने के बाद उसकी गति अधिक हो जाती है। यह कौन सा अधिगम वक्र है? ठीक है, ये कौन सा अधिगम वक्र है? तो बेसिकली जो अधिगम वक्र है कौन सा आएगा? धनात्मक आएगा। धनात्मक, इसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हैं कई सारे बच्चों को जैसे हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसमें कई जगह इंग्लिश को मेंशन किया है उसमें। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे लर्निंग के जो कर्व होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के रहते हैं। इसमें समान निष्पादन वक्र, इक्वल रिटर्न जिसे कहते हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, और इसमें क्या मिक्स्ड कर्व होता है। तो ये कह रहा है कि जब बच्चा शुरुआत में कोई पाठ पढ़ता है, प्रारंभ में उसे सीखने में बहुत धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करता है तो उसकी गति क्या तेज हो जाती है। तो ये किस प्रकार का अधिगम वक्र है? ये धनात्मक है, ठीक है ना। और इसमें जो वक्र बनेगा, ठीक है, अब धनात्मक अधिगम वक्र है तो इसका जो वक्र होता है कैसे बनता है? तो बेसिकली ऐसा बनेगा ये, और यहाँ से इस तरह से घूम के जाएगा ये, ठीक है ना, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर शुरुआत में ढीला आया, देखो यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इसकी जो स्लोप होगा यहाँ पर स्पीडी स्लोप होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसका जो शुरुआत में धीमी शुरुआत होगी, ठीक है ना। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से और इस तरह से जाएगा, कर्व बनेगा, एक कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है, धनात्मक त्वरण में। अब अगला क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन है, उत्तल वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व भी किसे कहते हैं? अब जो ये 4 प्रकार के कर्व हैं, समान निष्पादन, ऋणात्मक, धनात्मक, मिश्रित वक्र, इनमें कॉन्वेक्स कर्व किसे कहते हैं? तो आंसर आता है जो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक वाला होता है। जो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक कर्व होता है, उसको कहा जाता है इसमें, ठीक है ना। अब आपको फिर बता देता हूँ इसमें ऋणात्मक कर्व कैसे बनता है। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, क्योंकि ये तो आपको बताया ना कि इसमें चार्ट बनता है, इसको हम इस तरह से घुमाते हैं। ये हमारा ऋणात्मक, पहले ऊपर गया फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है ना, ये ऋणात्मक हो गया इसमें। तो ये अधिगम में ह्रास हो गया, क्या हो गया, अधिगम में ह्रास हुआ, कमी आ गई इसमें यहाँ से। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाला है, ऐसा कर्व बनता है। हो सकता है आपके पास पेपर में आ जाए कि उत्तल कैसे बनेगा, अवतल कैसे बनेगा। इससे पहले देखो मैंने 2 चीज़ें बनाई आपको, आप देखा अभी, इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ऐसा खींचा था मैंने, एक ऐसा खींचा। देखो पहले वाले में, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, जो पॉजिटिव वाला था उसमें कैसे किया था, थोड़ा नीचे था, फिर इसको कर्व ऊपर कर दिया था। नेगेटिव वाले हमने कैसे किया, इसको ऊपर करके नीचे ला दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों कंडीशन में करके दिन आपसे पेपर में पूछेगा निम्न में से क्या अधिगम का कौन सा वक्र है, तो आपको दोनों पता है कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, नेगेटिव है, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए इसमें। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो 20 वाला है, कि वो ये कहता है कि जो अधिगम है, अधिगम का प्रभाव बालक की मैच्योरिटी पर पड़ता है, यानी बच्चा जब सीखता है, ठीक है ना, तो अधिगम का जो प्रभाव होता है बालक की मैच्योरिटी पर होता है, तो आंसर होता है नहीं होता है, ठीक है ना। मैच्योरिटी एक अलग चीज़ होती है, परिपक्वता का प्रभाव बालक के अधिगम पर होता है, जो मैच्योरिटी का प्रभाव लर्निंग में पड़ता है, लेकिन लर्निंग का प्रभाव बालक की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर नहीं होता है। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा शब्दों का फर्क है, बिल्कुल नहीं तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अधिगम का प्रभाव बालक की मैच्योरिटी पर होता है, नहीं, वो ये कहता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैच्योरिटी का प्रभाव यानी परिपक्वता का प्रभाव बालक के अधिगम पर होता है, किंतु अधिगम का प्रभाव बालक की परिपक्वता पर नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अधिगम का प्रभाव बालक की परिपक्वता पर होता है, आंसर आता है नहीं। लेकिन परिपक्वता का प्रभाव बालक के अधिगम पर होता है, यानी अगर आप मैच्योर हो, आपको पता है 30 तारीख को एग्जाम होना, आप मैच्योरिटी है, आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप केवल चीज़ें आपको आती है कि हाँ हमने पढ़ा कि थॉर्नडाइक क्या, ये सब चीज़ें हैं, तो अधिगम आपको आता है, लेकिन उसके मैच्योर नहीं है, तो बालक की मैच्योरिटी पर उसके सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपको पता है कि आपने बीएड कर रखा है, लेकिन आप ढंग से चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे, तो निश्चित आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो बच्चा पढ़ रहा होगा उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको क्या है समझ में आया होगा। ये जो पेपर है ये मैं पीडीएफ में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको अपने चैनल का लिंक भी दिया होगा, उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप आ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप का चैनल है उसमें भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरह के सारे नोट्स वैसे मिल जाएंगे, अगर वीडियो नहीं बना तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप हमें फॉलो कीजिए। और सेम नंबर पर, जो यहाँ पर नंबर दे रखा आप 8449196271, इस नंबर पर आप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, आपको बाकी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यही नहीं, जितने और एग्ज़ाम उन सब के लिए, ठीक है। बाकी से अगले ऑडियो वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।